एक बेहद गरीब लड़की माया एक लग्जरी जिम के अंदर गई। उसके फटे कपड़े देखकर जिम के मालिक ने कहा, कहाँ घुसी चली आ रही हो? हमारे पास पहले से झाड़ू पोछा करने वाले हैं। नहीं भैया, मैं यहाँ काम मांगने नहीं आई हूँ। मैं भी इस जिम में एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। कितनी फीस लगेगी? अरे जल्दी से सब लोग इधर आओ। जिम के सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पर आ गए। उनमें से एक अमीर लड़की पायल बोली, माया तू यहाँ क्या करने आई है? दीदी मैं भी यहाँ जिम करना चाहती हूँ, आप बताइए ना क्या फीस लगेगी? कम से कम 10,000 हर महीने लगेंगे, दे पाओगी? इतनी महंगी फीस सुनकर माया सोच में पड़ गई, लेकिन ठीक है मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। इतना कहकर माया वहाँ से चली गई। जिम वाले भैया ये चाहे जितने पैसे दे दे, इसे जिम में घुसने मत देना। मैं नहीं चाहती कि जिस जिम में मैं जाती हूँ वहीं मेरी नौकरानी की बेटी भी जाए। मुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर आपने उसे एडमिशन दे दिया तो मैं कोई दूसरा जिम ज्वाइन कर लूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम। अपने कान के झुमके बेचकर माया अगले दिन जिम में आई, लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे भगा दिया। शाम को अपना उदास चेहरा लेकर वो पायल के बंगले पहुंची, जहां पर उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। माँ मैं भी पायल दीदी की तरह जिम में एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों ने मुझे घुसने ही नहीं दिया। बेटी हमारी इतनी औकात नहीं है। तभी वहाँ पर पायल और उसके माँ बाप भी आ गए। माया पहली बार तुम्हारी माँ ने समझदारी वाली बात की है। उन्हें अपनी औकात का पता है। तुम भी अपनी औकात जान लो और दोबारा उस जिम की तरफ देखना भी मत। पायल ये कैसी बातें कर रही हो उनसे? यही सिखाया मैंने तुझे। तुम चुपचाप अंदर जाओ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। खैर खाना पीना बनाने के बाद वो अपनी बेटी माया के साथ अपने टूटे फूटे घर में आ गई। माया इस तरह दुखी मत हो, खाना खा लो, और अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी ही है तो हमारे घर के बाहर इतनी जगह पड़ी है, देसी तरीके से एक्सरसाइज कर लो। तुम्हारे पिता भी घर में ही दंड बैठक लगाते थे। ये आपने बिल्कुल सही बताया माँ। अब मैं अपने घर को और अपने काम को ही जिम बना लूंगी। अगली सुबह जल्दी उठकर ममता ड्रम लेकर 1 किलोमीटर दूर सरकारी नल से पानी भरने जाती और भारी भरकम ड्रम कंधों पर लाद कर पैदल ही घर लाती थी। ये सब करने के बाद उसने मिट्टी और लकड़ी का इस्तेमाल करके डंबल बनाए। तभी वहाँ पर अपनी कार से पायल आई। देखो मोहल्ले वालों, ये लड़की मुझे टक्कर देने के लिए घर में ही एक्सरसाइज कर रही है। माया एक्सरसाइज करने में लगी थी। वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। चलो चलो, इस बंदरिया को तो मजाक सुनने की आदत ही हो गई है। पायल वहाँ से अपने बंगले पर चली गई। इधर कड़ी धूप में माया घंटों तक एक्सरसाइज करती रही। इसके अलावा वो अपनी गाय की सेवा करती थी। गाय माता, तुम्हारी और मेरी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों देसी खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक माया की माँ बहुत बीमार पड़ गई। माया ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। फिलहाल मैंने तुम्हारी माँ को दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन इन्हें कम से कम 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरी तरह से ठीक होंगी। उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं अपनी माँ को लेकर आ जाऊंगी। माँ जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपके बदले मैं काम करने जाऊंगी। माया उनके घर गई, घर की साफ सफाई की, खाना बनाया। उसके बाद पायल के पिता से कहा, अंकल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तभी वहाँ पायल की माँ आ गई। दे दीजिए न बेचारी को पैसे, वो भी हमारे परिवार जैसी है और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उसकी ये बात सुनकर माया हैरान हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। तुम बार बार बाहर कैसे निकल आती हो? चुपचाप जाओ टीवी देखो जाकर। इन जैसे भिखारी हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं हो सकते। इनके नए नए पैतरे होते हैं पैसे मांगने के। माया बेचारी रोती हुई घर आ गई। उसकी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक रोज मोहल्ले में एक अनाउंसमेंट हुआ। आपके मोहल्ले में 1 हफ्ते बाद बहुत बड़ी कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली है। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे 2 लाख का नगद इनाम दिया जाएगा। अब यही एक रास्ता है अपनी माँ का इलाज कराने का। मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। पायल मोहल्ले की और भी बॉडी बिल्डर्स के साथ साथ माया ने भी अपना नाम उस कंपटीशन के लिए लिखवा दिया। फिर एक रोज, पापा कुछ भी हो जाए माया जीतनी नहीं चाहिए। इधर माया पूरा दिन, यहाँ तक कि रात में भी घंटों आंगन में अकेले ही एक्सरसाइज करती रहती थी। एक शाम पायल का पिता माया के पास आया। देखो पायल, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। तुम उस कुश्ती कंपटीशन में सबसे जीत जाना, लेकिन मेरी बेटी से हार जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा उठा लूंगा। और अगर मैंने ऐसा न किया तो? अगर तुमने उसे हराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बेदखल कर दूंगा। माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी माँ का बीमार चेहरा भी दिख रहा था, इसलिए वो कुश्ती हारने के लिए मान गई। खैर 1 हफ्ते बाद कुश्ती वाला दिन आया। फिर वेट लिफ्टिंग का मुकाबला शुरू होता है और पहले और भी कई लोग इस तरह से वेट उठा रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। फिर बारी आई माया की, जो 100 किलो का वेट एक साथ उठा लेती है। फिर बारी आती है पायल की, वो उस वेट को उठाने लगती है। इतना भारी वेट उठाने में उसे काफी मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो 100 किलो का वेट उठा लेती है। दोनों बराबर पॉइंट्स में आगे जाती हैं। फिर बारी आती है दूसरे राउंड की। अब इस राउंड में सबको भारी टायर को उठाकर अपने सर से होते हुए पीछे की तरफ फेंकना है और ये काम आपको सिर्फ 20 सेकंड में करना है और आप सबका टाइम स्टार्ट होता है अब। माया और उस भारी से टायर को उठाती है और पीछे उठाकर फेंक देती है।
फिर बारी आती है पायल की। उसके लिए ये गेम बड़ा आसान था, इसलिए वो जल्दी से कम सेकंड्स में इस राउंड को क्लियर कर लेती है, जिससे इस वाले राउंड में पायल आके निकल जाती है। अब आखिरी राउंड में उन दोनों के बीच मुक्केबाजी का मुकाबला होता है। मुझे किसी भी हाल में अब इनसे आगे निकलना है, इसलिए अब मुझे कोई न कोई पैतरा आजमाना ही चाहिए। अब पायल जानबूझकर अपने हाथों में बाम लगाती है और बाम लगे उन हाथों से एक जोरदार मुक्का माया की आंखों पर मारती है, जिससे उसकी आंखों में मिर्च लग जाती है। इसका फायदा उठाते हुए पायल उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। मैंने पहले दिन ही कहा था, ये एक्सरसाइज कुश्ती तुम जैसे भिखमंगों के काम नहीं। तेरी माँ मेरे घर की नौकरानी है, तो हमेशा मेरी जूती के नीचे रहेगी, और तेरी माँ भी। इतना सुनकर माया का खून खौल उठा। उसे हर वो पुरानी चीज याद आ गई जब जब पायल उसका मजाक उड़ाया करती थी। फिर क्या था, उसने पायल को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और फाइनली माया वो कंपटीशन जीत गई और उसे 2 लाख का नकद इनाम भी मिला। माया पैसे लेकर अपने घर चली आई। इधर पायल के पिता को अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर उसी वक्त माया के घर पहुंचा और उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगा। तुम लोग अब दर दर भटकोगे। साहब ऐसा मत कीजिए अंकल, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। तभी वहाँ पर पायल की माँ आ गई। वो गुस्से में बोली, बस कीजिए आप, हर बार आप मुझे बोलने से रोकते रहे, पर आज मैं नहीं रुकूंगी। पायल, आज जो मैं तुझे सच्चाई बताने वाली हूँ, ये सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी कौन सी बात है माँ? यही कि मैं बांझ हूँ। आज से 25 साल पहले ममता ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मालकिन देखो ना, ये दोनों कितनी प्यारी हैं। ममता, तुम मेरी बीवी को अपनी औलादें दिखाकर उसे चिढ़ा रही हो। अगर इतना ही अपना मानती हो तो अपनी बेटी हमें दे दो। ठीक है मालिक, आप मेरी एक बेटी को गोद ले लीजिए। मैं मालकिन को घुटता हुआ नहीं देख सकती। उस दिन आपने कहा था कि आप ममता का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। यही एहसान चुका रहे हैं आप। इसका मतलब माया मेरी सगी बहन है। आप लोग मेरे असली माँ बाप है ही नहीं। मैं दूसरों की दौलत पर घमंड कर रही थी। ऐसा मत बोलो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। माया माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ही अपनी माँ को न जाने क्या क्या बोल दिया। आप बहुत बुरे हैं पापा। मैं आपकी दौलत और बंगले को लात मारती हूँ। मैं अब अपनी बहन और असली माँ के साथ रहूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग एक साथ रहो। मैं ही आप लोगों को छोड़कर चला जाता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पायल बेटी, इन्हें माफ कर दो। अंत भला तो सब भला। पायल ने अपनी माँ के कहने पर उन्हें माफ कर दिया और सब लोग एक ही बंगले में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। सोनी, ओ सोनी, ये देखो, मैं पूरे घर में इसे ढूंढ रही हूँ और ये महारानी यहाँ पड़ी मोबाइल ताक रही है। हाँ तो और क्या करूँ मैं, आप ही बताओ। सबसे पहले तो जाकर अपने कपड़े बदल। कॉलेज से आए 1 घंटा हो गया तुझे। ये इतनी टाइट जीन्स में तुझे सांस कैसे आती है? ओफो माँ, मेरी जीन्स टाइट नहीं है, इसे स्लिम फिटिंग कहते हैं। ये आजकल का फैशन है, आप नहीं समझोगी। देख सोनी, मुझे ये आलतू फालतू का फैशन समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझती हूँ कि अगर तूने अपने रंग ढंग नहीं सुधारे ना, तो आगे जाकर बहुत मुश्किल पड़ने वाली है तुझे। फैशन के नाम पर ये टाइट टाइट कपड़े पहनना, ये सब यहाँ माँ बाप के घर में तो चल जा रहा है, लेकिन ससुराल में कोई ये सब पसंद नहीं करेगा। ऐसा आपको लगता है माँ? मेरे ससुराल में मैं जो चाहे पहनूंगी और जो चाहे करूंगी। अरे जा जा, ऐसे ससुराल तुम चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाला। ओ मेरी प्यारी माँ, आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने लिए ऐसा ससुराल और ऐसा पति ढूंढ लिया है जिसे मेरे कुछ भी पहनने से कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टा वो तो खुश है कि उनके घर में मेरे जैसी मॉडर्न बहू आने वाली है। अपनी बेटी सोनी की बात सुनकर सुगंधा का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर ठीक 2 दिनों के बाद, हमें तो कुछ खबर ही नहीं थी, वरना हम खुद ही आपके घर आकर आपसे बात कर लेते। कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चों ने यही सोचा होगा कि कॉलेज पूरा हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाए, फिर बता देंगे। क्यों बच्चों? जी माँ, वैसे मेरे मम्मी डैडी को पहले से सब पता था। मैंने तो सोनी को 2 महीने पहले अपने मम्मी डैडी से मिलवा दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये सरप्राइज बस हमारे लिए ही था। चलो अच्छा है, लेकिन बहन जी, मैं अपनी सोनी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में हमारी बड़ी लाडली रही है वो, हमेशा अपने मन की है उसने तो। अरे 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 बहन जी, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? भरोसा रखिए, जैसे वो यहाँ अपने मायके में रहती आई है, वैसे ही अपने ससुराल में भी रहेगी। हम लोग बहुत खुले विचारों के हैं। हमारे यहाँ बहुएं नहीं, बेटियां ब्याह कर आती हैं। सोनी की होने वाली सास की ये बात सुनकर सोनी की माँ सुगंधा को बड़ी राहत महसूस हुई। कुछ महीनों बाद सोनी और चिराग की शादी हो गई। और फिर सोनी, 1 कप चाय बना दो प्लीज। ठीक है, बना दूंगी, बट बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अच्छा, तो बताओ भाई क्या चाहिए?
3 नहीं 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 4 नई जीन्स चाहिए मुझे। देखो ना, बिल्कुल नया कलेक्शन आया है और अच्छी बात यह है कि अभी अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर भी है। सोनी और चिराग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सोनी की सास कादम्बरी कमरे में दाखिल होती हैं और सोनी से बड़े प्यार से कहती हैं, जीन्स खरीद कर क्या करोगी बेटा? अगर शॉपिंग करनी ही है तो कुछ अच्छी साड़ियां और सूट खरीद लाओ चिराग के साथ जाकर। अब हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता ही रहेगा तुमसे मिलने। फिर तुम्हें और चिराग को कई रिश्तेदारों के घर भी जाना है तो तुम्हें सूट और साड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों मम्मी जी? मैं अगर सबसे जीन्स पहनकर मिलूं तो कोई दिक्कत है क्या? मैंने तो चिराग को शादी से पहले ही बोल दिया था कि मुझे इंडियन वेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं वेस्टर्न वेयर और सबसे ज्यादा जीन्स टॉप में ही कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? ये कहकर सोनी अपने बगल में खड़े चिराग को घूरने लगी और दूसरी तरफ चिराग की माँ कादम्बरी भी उसे ही देख रही थी। तो चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, मम्मी मैंने वो बोला तो था आपको कि सोना थोड़ी मॉडर्न है। ये याद नहीं है क्या आपको? मॉडर्न होने का मतलब ये तो नहीं होता चिराग की घर की मान मर्यादा ही भुला दी जाए। देखो बहू, हम तुम्हें कुछ भी पहनने से रोक नहीं रहे हैं, लेकिन बेटा कपड़े हमेशा जगह और माहौल के हिसाब से पहने जाने चाहिए। अब तुम चिराग के साथ कहीं घूमने जाओ या फिर अपने दोस्तों में जाओ तो शौक से अपनी जीन्स पहनो, लेकिन यहाँ रिश्तेदारों के सामने तुम्हें सूट या फिर साड़ी जैसे कपड़े ही पहनने चाहिए। सॉरी मम्मी जी, मेरा कंफर्ट किसमें है ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। और वैसे भी आपने खुद मेरी मम्मी को बोला था कि जैसे मैं अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूंगी, तो फिर अब आप अपनी बात से मुकर कैसे सकती हैं? चिराग अच्छे से जानता था कि कुछ भी करके सोनी को समझाया नहीं जा सकता। मायके की तरह ससुराल में भी सोनी अपनी मर्जी करती रही। ओफो, ये जीन्स का बटन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारी कमर पहले से बढ़ गई है। 1 मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं मोटी हो गई हूँ? नहीं तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छोड़ो ना ये सब। सुनो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी करो ना। जाकर कुछ और पहन लो ना प्लीज, लेट हो रहा है। नहीं, पहनूंगी तो मैं ये वाली जीन्स ही। अब थोड़ा टाइम लगेगा बट लग जाएगा बटन। अब ऐसा करो, तुम जाओ ऑफिस में, स्कूटी से चली जाऊंगी रीमा के घर। वैसे भी वहां से हम दोनों शॉपिंग पर जाने वाले, तो स्कूटी से जाना ठीक रहेगा। पक्का ना? मैं निकलूं फिर? हाँ हाँ जाओ ना, बोल तो रही हूँ। और फिर सोनी को उसकी जीन्स के साथ जूझता हुआ छोड़कर चिराग अपने ऑफिस चला गया। लेकिन सोनी ने भी हार नहीं मानी और किसी तरह खींचतान करके अपनी टाइट जीन्स का बटन बंद कर ही दिया और फिर वो स्कूटी लेकर अपनी दोस्त रीमा के घर के लिए निकल गई। लेकिन रास्ते में अचानक स्कूटी बंद पड़ गई और फिर हाँ जल्दी बोलो सोनी, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। मीटिंग छोड़ो और मुझे लेने आओ जल्दी। ये खटारा स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुम हो कहाँ अभी? घर से थोड़ी दूर ही हूँ। अरे तो डैडी को कॉल करके बुला लो ना, मैं अपनी मीटिंग नहीं छोड़ सकता और फिर मुझे आने में बहुत टाइम भी लग जाएगा। तुम डैडी को बुला लो, वो जल्दी आ जाएंगे। ये कहकर चिराग ने फोन कट कर दिया और फिर ना चाहते हुए भी सोनी को मदद के लिए अपने ससुर को ही बुलाना पड़ा। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो सोनी ने अपने ससुर जी से कहा, डैडी जी आप हटिए, मैं किक लगाती हूँ, आप रेस दीजिए। पर बेटा डैडी जी आप हटिए तो सही। ये कहकर सोनी ने गुस्से से स्कूटी को किक लगाना शुरू कर दिया। स्कूटी तो तब भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से सोनी की टाइट जीन्स फट जरूर गई और ऐसा होते ही सोनी की आंखें शर्म से झुक गईं और फिर डैडी जी वो मेरी जीन्स। सोनी के ससुर को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपना ही पैजामा उतार कर सोनी को पकड़ा दिया और बिना उसकी तरफ देखे बोले, ये लो, इसे जल्दी से पहन लो बहू, इससे पहले कि किसी की नजर पड़े। पर पापा जी आप। अरे मेरी चिंता मत करो, तुम ये पहनो जल्दी। उस वक्त सोनी की इज्जत बचाना सबसे जरूरी था, भले ही उसकी खातिर उसके ससुर को खुद का मजाक बनवाना पड़ा। उन्होंने सोनी को रिक्शा लेकर घर जाने को कहा और खुद बेचारे बिना पैजामे के ही स्कूटी धकेलते हुए घर पहुंचे। सोनी के लिए समझना मुश्किल नहीं था कि आज उसकी वजह से उसके ससुर की कितनी बेइज्जती हुई होगी। और फिर अगले दिन, सोनी ये तुम ही हो क्या? ये सूट ये कैसे पहन लिया तुमने? क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बहुत सुंदर लग रही हो सच में। तो फिर ठीक है, जब इतनी सुंदर लग रही हो तो आज से मैं सूट या साड़ी पहनूंगी। पर तुम कंफर्टेबल तो हो ना? अभी तो नहीं, पर मुझे समझ आ गया कि सबके सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाना, है ना मम्मी जी? सोनी की बात सुनकर कादम्बरी मुस्कुरा दी। इसी के साथ सोनी ने टाइट जीन्स पहनने की जिद छोड़ दी और फिर सब ठीक हो गया। Thanks for watching.